क्या हुआ था? नरेंद्र सेन को समझेंगे ना, नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन के पहले, नरेंद्र सेन के पहले कौन था? प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय के समय में जो नल नागवंश थे वो अपना क्या कर रहे थे? विकास कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे। इससे जो था प्रवरसेन द्वितीय क्या हो रहा था? चिढ़ता था। ठीक है, इसलिए अब जो कौन आएगा? नरेंद्र सेन आएगा। नरेंद्र सेन के द्वारा पहली बार आक्रमण किया जाएगा किनके ऊपर? नलों के ऊपर। अब नलों के द्वारा नरेंद्र सेन की पहली बात को याद रखना, इसने नल वंशी शासक जिसका नाम था वराहराज पर आक्रमण किया और पराजित कर दिया, और उसे पराजित कर दिया। शुरुआत किसने करी है? नरेंद्र सेन। किस पर आक्रमण किया है? नल नागवंश के शासक वराहराज पे पहले आक्रमण किया है। ठीक है, और वराहराज ने क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा? एक, ठीक है, एक लेख मिलेगा, एक जानकारी मिलेगा रिद्धिपुर शिलालेख से। एक शिलालेख है रिद्धिपुर। रिद्धिपुर शिलालेख से ये जानकारी मिलेगा। ये जानकारी कहता है, रिद्धिपुर शिलालेख कहता है कि नल नागवंशी शासक इस नल नागवंशी शासक की बात करूंगा तो उसका नाम था भगवत दत्त वर्मन। भगवत दत्त वर्मन ने बदला लेने के लिए, क्या लेने के लिए? बदला लेने के लिए आक्रमण किया। किस पर? नरेंद्र सेन पर। और नरेंद्र सेन को हराया और उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। बात समझ में आ रहा है? क्या नाम है इसका? दत्त वर्मन। नल नागवंशी शासक भगवत दत्त वर्मन ने आक्रमण किया और नरेंद्र को पराजित किया। क्या किया? नरेंद्र को पराजित किया, और पराजित करने के बाद उसकी राजधानी तहस नहस कर दिया। तो पहले शुरुआत तो नरेंद्र सेन ने करा था वराहराज पर आक्रमण करके। तो वराहराज के आक्रमण का बदला लेने के लिए भगवत दत्त वर्मा आया, और भगवत दत्त वर्मा ने नरेंद्र सेन को पराजित किया और क्या करा? उसको हरा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, याद रखना, इसके बाद जो आने वाला है नरेंद्र सेन के बाद, इसका नाम है पृथ्वी सेन द्वितीय। क्या नाम है इसका? पृथ्वी सेन द्वितीय। अब पृथ्वी सेन द्वितीय फिर से बदला लेगा। क्या करेगा? ये बदला लेगा, क्योंकि इसके पिता को हराया है भगवत दत्त वर्मन ने। ये फिर से आक्रमण करेगा। ये आक्रमण करेगा किस पर? किस पर करेगा भाई? नल नागवंश पर। आक्रमण किस पर करेगा? नल नागवंश पर। और नल नागवंश के शासक
यहां पर शासक था अर्थपति भट्टारक। शासक अर्थपति भट्टारक पर क्या किया है? आक्रमण किया है और इसको क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है। और पराजित करने के बाद उसकी राजधानी का नाम था पुष्करी। पुष्करी मतलब भोपालपट्टनम। पुष्करी भोपालपट्टनम को तहस नहस कर दिया। तहस नहस कर दिया। किसने तहस नहस कर दिया? पृथ्वीसेन द्वितीय ने, बदला लेने के लिए। ठीक है। और इस बात की जानकारी की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? जानकारी की। तो जानकारी हमको मिलेगा केसरी बेड़ा। और ये जो केसरी बेड़ा है वो क्या है भाई? शिलालेख है। क्या है ये? शिलालेख। शिलालेख। पहले ये ताम्रपत्र हुआ करता था, अब ये क्या है? शिलालेख। तो केसरी बेड़ा शिलालेख से हमको ये जानकारी मिला, केसरी बेड़ा शिलालेख से हमको ये जानकारी मिला कि पिता की हार का बदला लेने के लिए पृथ्वीसेन द्वितीय ने आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? अर्थपति भट्टारक पर। और अर्थपति भट्टारक को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया। बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बारे में ये याद रखना कि ये जो पृथ्वीसेन द्वितीय था वो लास्ट शासक था। मूल शाखा नंदीवर्धन का, नंदीवर्धन का आखिरी शासक था। इस बात को नोट में याद रखना। यह नागपुर के मूल शाखा का अंतिम शासक था। इसके बाद जो शासक आएंगे वो मूल शाखा के शासक नहीं रहेंगे। ये लोग दूसरी शाखा, जो वत्सगुल्म शाखा, जिसको बरार शाखा या विदर्भ शाखा हम लोग कहते हैं, वहां से आएंगे और राजपाट करेंगे। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो अभी आपने देखा है सबसे पहले नरेंद्र सेन को। नरेंद्र सेन भी एक प्रतापी राजा था। ये जलता था नलों से, इसलिए नलों के राजा वराहराज पर आक्रमण किया और पराजित कर दिया। तो भैया नल राजा वराहराज का बेटा भगवत दत्त वर्मन था। भगवत दत्त वर्मन ने इस पर अटैक किया और इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया और हार का क्या लिया? बदला लिया। इस बात की जानकारी रिद्धिपुर शिलालेख से हमको मिलती है। इसके बाद ये चला गया। नरेंद्र सेन के जाने के बाद पृथ्वीसेन द्वितीय आया। पृथ्वीसेन द्वितीय जब राजपाट कर रहा था तो उसको लगा कि ठीक है, जो नल राजवंश है उसने क्या करा है? मेरे पिता को हराया है। इसलिए वो अपने पिता का हार का बदला लेने के लिए चला गया। कहां? पुष्करी, भोपालपट्टनम। और भोपालपट्टनम जाकर के वहां पर राजपाट कर रहे राजा अर्थपति भट्टारक पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और राजा अर्थपति भट्टारक को हरा करके उसकी राजधानी को तहस नहस करके अपने पिता के हार का बदला लिया। अगर हम देखेंगे पृथ्वीसेन द्वितीय को, तो ये जो पृथ्वीसेन द्वितीय है, नंदीवर्धन नागपुर शाखा, जो मूल शाखा है वाकाटकों का, इसका क्या था? अंतिम शासक था। और इसकी मृत्यु के बाद ठीक है, मूल शाखा के लोग नहीं रहे। एक दूसरी जो शाखा थी वत्सगुल्म शाखा, वहां से आकर के ठीक है कुछ लोगों ने शासन किया, जिसमें दो लोगों के नाम आएंगे। पहला नाम आएगा देवसेन। पहला नाम किसका आएगा? देवसेन का नाम आएगा।
तो देवसेन की बात करेंगे तो ये वत्सगुल्म शाखा का शासक था। कौन सी शाखा का शासक था? वत्सगुल्म शाखा का शासक था। दूसरी बात देखते हैं यहां पर, ये जो था देवसेन, इसको स्कंद वर्मन, ये नल नागवंशी शासक था। नल शासक ने क्या किया था? पराजित किया था। किसने पराजित किया भाई? नल शासक स्कंद वर्मन ने इसको पराजित किया। कौन है ये? देवसेन। कौन है ये भाई? देवसेन। देवसेन के बाद आएगा हरिसेन। कौन आएगा? हरिसेन। ये भी वत्सगुल्म शाखा का ही शासक है। वत्सगुल्म शाखा का शासक है। हाँ, शांति प्रिय था, तो उसको पर अटैक नहीं हो सकता क्या? वत्सगुल्म शाखा का शासक था। दूसरी बात, इस पर भी वही बंदा आक्रमण किया है, स्कंद वर्मन। ठीक है, किसने आक्रमण किया है? स्कंद वर्मन। जब लास्ट टाइम चल रहा था तो स्कंद वर्मन ने ही आकर के इन पर आक्रमण किया और अंतिम रूप से इन्हें क्या किया है? पराजित किया है। ठीक है, अंतिम रूप से नल शासकों ने इन्हें पराजित किया और फिर क्या? और यह राजवंश समाप्त हो गया। वाकाटक जो थे, आप देखेंगे किसके बाद आए हैं? सातवाहनों के बाद आए। दूसरी बात, आपने वाकाटकों के बारे में देखा है कि प्रारंभिक राजधानी पुरिका इनकी थी, बरार। बाद में इनकी राजधानी क्या बनी? नंदीवर्धन नागपुर बनी। ठीक है, उसके बाद आपने देखा यहां पर संस्थापक हुए प्रवरसेन प्रथम, छत्तीसगढ़ में वाकाटकों की। प्रवरसेन के बाद महेंद्र थे, जो हारा समुद्र गुप्त थे। उसके बाद आपके पास कौन आया था? रुद्रसेन जो कि प्रतापी राजा था, जिसके साथ चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह हुआ। उसके बाद आपने देखा कौन आया रुद्रसेन के बाद? उसका बेटा दामोदर सेन मतलब प्रवरसेन द्वितीय। ये शांति प्रिय था और कवि भी था, कवि से उठना बैठना था, इसलिए इसके कार्यकाल के दौरान कालिदास आए। इसने स्वयं ने सेतु बंध नाम की रचना लिखी और इसके कार्यकाल के दौरान नलों की क्या हो रही थी? प्रगति हो रही थी, नलों का विकास हो रहा था, जिससे जलता था। कौन जलता था? नरेंद्र सेन। इसीलिए नरेंद्र सेन के द्वारा नलवंशी शासक वराहराज पर आक्रमण किया गया और इस पर आक्रमण करने के बाद उसे पराजित कर दिया गया, जिसका बदला लेने के लिए इसका बेटा नल नागवंशी शासक उठ खड़ा हुआ भगवत दत्त वर्मन। और भगवत दत्त वर्मन ने पराजित कर दिया किसको? नरेंद्र सेन को। भगवत दत्त वर्मन जैसे ही पराजित किया नरेंद्र सेन को, ठीक है, नरेंद्र सेन के बाद उसका बेटा आया जिसका नाम था क्या नाम था नरेंद्र सेन के बेटे का? और भैया अभी बताया हूं, नरेंद्र का बेटा कौन था? पृथ्वी सेन।
और पृथ्वी से द्वितीय, ठीक है, इसने अपनी हार का बदला लेने के लिए अर्थपति भट्टारक, जो कि कौन था, नलवंशी शासक था, उस पर आक्रमण किया और उसे क्या करा, पराजित करा, उसकी राजधानी तोड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, खत्म हो गया मूल शाखा। जो दूसरी शाखा थी, उस शाखा का एक शासक था जिसका नाम क्या था, देवसेन। वो आया, राजपाट करने लगा, लेकिन ज्यादा समय तक टिक ना पाया, उसे स्कंद वर्मन ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसके बाद आपने देखा लास्ट शासक आया कौन, हरिशेन, और हरिशेन भी ज्यादा समय तक टिक न सका। ये वत्सगुल्म शाखा के शासक थे जिन्हें नलों के द्वारा अंतिम रूप से पराजित किया गया, और नलों के द्वारा ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आप देखेंगे वाकाटकों के बारे में, तो ये गुप्तों की अधीनता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। इस बात की जानकारी आपको ऐसे होती है कि वाकाटक स्वयं को महाराज कहते थे, जबकि गुप्तों को महाराजा धीराज कहा जाता था। ये सारी बातें हैं किसके बारे में, वाकाटक वंश के बारे में। बात समझ में आ रही है क्या? अब हम बात करेंगे गुप्तों की। किसकी बात करेंगे, गुप्तों की। अगर समकालीन की बात करेगा, वाकाटकों के क्या समकालीन की बात करेगा, तो इसके समकालीन थे गुप्त, इसके समकालीन थे नल नाग वंश। समकालीन का क्या मतलब होता है, जिस समय वाकाटक राजपाट कर रहा था किसी जगह पर, उस समय गुप्त भी राजपाट कर रहा था, उस समय नलनाग वंश भी राजपाट कर रहा था। जैसे कि आप एक बैच के हो तो आप समकालीन हो, ऐसे ही ये लोग एक साथ क्या कर रहे थे, राजपाट कर रहे थे अलग अलग जगहों पर। ये बातें समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे गुप्तों की। किसकी बात करेंगे, गुप्तों की। तो गुप्त काल की शुरुआत, तो गुप्त काल की शुरुआत अगर हम लोग देखेंगे तो 250 से हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये चौथे शताब्दी में आते हैं, मतलब 300 के आसपास, 319 में। ठीक है, विक्रमादित्य ने क्या करा था, गुप्त संवत चलाया था। 319 एडी में विक्रमादित्य मतलब कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या करा था, गुप्त संवत चलाया था 319 एडी में, है ना। तो इस टाइम पे हमने देखा है एक बात कि इसकी क्या बेटी प्रभावती की शादी हुई है। समझ में आ रहा है ना, किससे, रुद्रसेन से। इससे पहले भी एक राजा आता है समुद्रगुप्त, जिसका विवाह हुआ था महासमुंद के कोपरा ग्राम की राजकुमारी रूपा देवी के साथ। ठीक है, तो ये कुछ लोग आने वाले हैं जिसको हम लोग देखते हैं। इनका जो आगमन हुआ है 4वीं से 5वीं शताब्दी, इस बीच में ये लोग आए। ठीक है, अगर गुप्त शासकों की बात करेंगे तो श्रीगुप्त इसका संस्थापक रहा है। पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। गुप्तों की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब पटना, पटना मतलब बिहार। छत्तीसगढ़ में इनकी कोई राजधानी नहीं थी, वो तो आते जाते मिल जाता था। ठीक है, तो इधर पे राजपाट कर लेते थे, मारकाट कर लेते थे, फिर चले जाते थे, बाकी रहता कोई नहीं था। समझ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ में कोई राजधानी नहीं थी। यहां पर प्रश्न पहली बात आता है कि छत्तीसगढ़ को इस टाइम पे कहते क्या थे, तो कहते थे दक्षिणा पथ। और समुद्रगुप्त अपने दक्षिणा पथ के दौरान ही कहां आया, छत्तीसगढ़ आया। इसलिए भैया इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, क्या, दक्षिणा पथ। छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, दक्षिणा पथ। और आप आगे चल के देखेंगे दक्षिणापथ पतेश्वर की उपाधि भी आ गया है। अच्छा, बस्तर को, दंडकारण्य को महाकांतार कहते थे। क्या कहते थे, दंडकारण्य को क्या कहते थे, महाकांतार कहते थे। महाकांतार। ठीक है, दंडकारण्य को क्या कहते थे हम लोग, महाकांतार कहते थे। जानकारी कहां से मिलती है, तो जानकारी के बारे में तो बता ही दिया हूं बेटा।
बहुत बार बताया हूं, जानकारी मिलेगा। हरिशेड, ये वाकाटक वाला हरिशेड नहीं है। हरिशेड के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से अच्छा, अशोक का प्रयाग लेख लिखा था, उसके लेयर को तोड़ करके समुद्रगुप्त की क्या लिखी गई थी? प्रशस्ति अभिलेख। इसलिए इसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। बात समझ में आ रहा है? हरिशेड कौन था? हरिशेड ये जो था समुद्रगुप्त का चारण कवि था। जैसे गाथा गायक होते हैं ना बेटा, जैसे कि मेरा कोई गाथा गायक है तो मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा के बताएगा, उस टाइप का इसका राजा लोग रखते थे अपने पास, ताकि राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के क्या करे, वो बातचीत करे, उसकी राजा के बारे में अच्छा अच्छा कहे, तो उसको राजा पसंद करते थे। हम लोग भी पसंद करते हैं जो हमारे बारे में अच्छे अच्छे बोलता है। जो हमारे बारे में बुरा बुरा बोलता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ये ऐसा है, वो हरिशेड है, चारण कवि। तो उसको अच्छा अच्छा बोलने का पैसा मिल रहा था तो ये बोलता था, हमको नहीं मिलता तो हम नहीं बोलते, हमको मिले हम भी बोल दे अच्छा अच्छा नीतीश बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस बात के लिए पैसा मिले तब ना। चलो देखते। तो चौथी से 5वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है क्या, छत्तीसगढ़ में किसका आगमन हुआ? गुप्तों का। गुप्त इंडिविजुअल छत्तीसगढ़ में नहीं रहते थे, इनकी राजधानी क्या थी? पटना। राष्ट्रीय राजवंश तो ये था ही था, आते जाते इनको मिल जाता था। जानकारी हरिशेड के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। कौन कौन आए? तो सबसे पहले तो आया था वही शासकों की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आपके पास वही बंदा आएगा। इस बंदे का नाम क्या है? काहे के लिए आया? काहे के लिए आया भाई? पहला पॉइंट, अपने दक्षिण अभियान के दौरान आया। आया कब आया भैया? अपने दक्षिण अभियान के दौरान। और दक्षिण अभियान में इसने एक नीति चलाई थी। क्या नीति है? ग्रहण, मोक्षा, अनुग्रह। 3 टाइप की पॉलिसी बेटा ये पूछता है। दक्षिण अभियान में ग्रहण, मोक्षा, अनुग्रह, इस पॉलिसी को चलाया की नीति अपनाई। तो इसमें 3 बातें हैं बेटा, एक तो ग्रहण है, दूसरा मोक्ष है, और तीसरा क्या है? अनुग्रह है। एक है ग्रहण, एक है मोक्ष, और एक है क्या? ग्रहण में क्या करता था? ले लेता था। ग्रहण में क्या कर लेता था? लेता था। साम्राज्य, राज्य पर कब्जा कर लेता था। ठीक है। दूसरा मोक्ष में राजा को जीवित छोड़ देता था। राजा को कहता था तुम जाओ, तुमको छोड़ दिया, तुम्हारे राज्य में रख लेता हूं। और तीसरा अनुग्रह में राजा को राजपाट सहित छोड़ देता था।
तो मैं तुम्हारा राजपाट भी नहीं लूंगा, तुमको भी छोड़ देता हूं, चल तुम आ गया हमसे, ठीक है, बात खत्म हुआ, फिर तुम अपने राज में राजपाट करते रहो, मैं चले जाता हूं। समझ में आ रहा था? 3 पॉलिसी थी इसकी, ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण में वो लेता था, मार देता था राजा को, मोक्ष में राजा को छोड़ता था, और अनुग्रह में क्या करता था, राजपाट और राजा दोनों को छोड़ देता था। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे जब आया वो तो ये पॉलिसी को चलाया। और अगर आप देखेंगे तो एक बात तो आप समझ चुके हो, एक और बात समझ लो, वाकाटक शासक, क्या नाम है वाकाटक शासक का? महेंद्र सेन। और नलवंशी शासक, एक नलवंशी शासक भी है, इनका नाम है व्याघ्रराज। क्या नाम है इनका? व्याघ्रराज। को क्या किया? पराजित किया। तो इन बातों को याद रखना, 2 राजाओं को पराजित किया, एक तो महेंद्र सेन जो कि वाकाटक राजा था, और एक व्याघ्रराज जो कि क्या था, क्या था, नलवंशी शासक था। दोनों को पराजित किया। समझ में आ रहा है? एक शादी भी करा इसने, एक विवाह करा यहां से, महासमुंद। महासमुंद में एक गांव है कोपरा ग्राम, और कोपरा ग्राम की राजकुमारी थी, इनका नाम था रूपा देवी। क्या नाम था इनका? रूपा देवी से विवाह किया। इन्होंने विवाह किया राजकुमार सॉरी क्या, महासमुंद के कोपरा ग्राम की राजकुमारी रूपा देवी से। और इसी अवसर पर महासमुंद के तट पर समुद्रगुप्त की महासेना क्या थी, खड़ी थी। महानदी के तट पर समुद्रगुप्त की क्या, महासेना खड़ी थी, इसीलिए महासमुंद का नामकरण हुआ, ऐसा माना जाता है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत पूरा क्षेत्र छोड़ दिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। छत्तीसगढ़ के किसी भी एरिया को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत उसने एरिया को क्या कर दिया, छोड़ दिया। इतनी बातें हैं किसकी? समुद्रगुप्त की। समझ में आई? क्या क्या बात है भैया समुद्रगुप्त का? पहला बात कि दक्षिण अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ आया, इसीलिए नाम हो गया दक्षिणापथ। दूसरी बात, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की पॉलिसी चलाई। तीसरी बात, 2 राजा, एक तो वाकाटक राजा महेंद्र सेन, दूसरा राजा नल नागवंशी व्याघ्र राज, इन दोनों को क्या किया, पराजित किया। इसके बाद क्या करा? इसके बाद उन्होंने एक विवाह करा है महासमुंद के कोपरा ग्राम की राजकुमारी रूपा देवी के साथ। इसके बाद किसी भी एरिया को एक्सेप्ट नहीं किया है। समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था रामगुप्त, उसका ठीक है फिर आगमन हुआ यहां पर। समुद्रगुप्त के बाद दूसरा जो आने वाला है बंदा, समुद्रगुप्त का बेटा था रामगुप्त, ये बड़ा बेटा था। रामगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था। भारत के इतिहास की जब बात करते हैं तो ये जो रामगुप्त था वो शकों से पराजित हो गया था। किससे पराजित हो गया था? शकों से। शक को जानते हो ना? शक कौन थे? विदेशी आक्रमणकारी थे, पिछली क्लास में समझाया था। सबसे पहले ईरानी, फिर यूनानी, फिर आए थे शक। और शकों का सबसे इंपॉर्टेंट और प्रतापी राजा कौन था? नेहपान। नेहपान के बारे में मिलिंद पन्हो नाम के एक बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि कैसे नेहपान ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। पिछली क्लास में ये सब बताया था। तो ये कौन है? रामगुप्त शकों से पराजित हो जाता है, और शकों से पराजित होने के बाद शक इसके सामने कंडीशन रखते हैं कि इसकी एक पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, अगर ध्रुव स्वामिनी को तुम सौंपते हो हमको तो फिर तुमको राजपाट हम वापस कर देंगे। तो ये क्या करता है? ध्रुव स्वामिनी को सौंप देता है। किसको? शकों को। और इसको क्या मिल जाता है? राजपाट। तो ये बात इसके छोटे भाई को ठीक है अच्छी नहीं लगती, तो फिर वो जाता है
आक्रमण करता है शकों को पराजित करता है, ठीक है, और ध्रुव स्वामिनी को वापस छुड़ा के लाता है। वो छोटा भाई इसका कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। जैसे ही वो शकों को पराजित करता है, वो एक उपाधि भी धारण करता है और उस उपाधि का नाम है शकारी, ठीक है। तो रामगुप्त के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में रामगुप्त का एक सिक्का मिला है बेटा, रामगुप्त का सिक्का मिला हुआ है बानाबरत से, और ये बानाबरत कहां है? दुर्ग में। कब मिला है? 1972। 1972 में दुर्ग के बानाबरत से रामगुप्त का सिक्का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो सिक्के हैं, ठीक है, तो ये जो सिक्के हैं इनको रायपुर के महंत गुरु घासीदास संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। कहां रखा है सिक्का? गुरु घासीदास, बहुत पुराना संग्रहालय है ना। और ये कहां है भाई? यहां पे रखा है, रखा है, रखा है भाई, रखा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अन्य सिक्के भी मिले हैं, अन्य सिक्के। अन्य सिक्के मतलब ये जो सिक्के हैं वो रामगुप्त के नहीं, दो लोगों के हैं। एक तो काचगुप्त का है, ठीक है, एक तो किसका है? काचगुप्त का है, और एक है स्कंदगुप्त का, ठीक है। तो एक सिक्का है काचगुप्त, काचगुप्त का एक स्वर्ण सिक्का। अच्छा, ये सिक्के कहां मिले हैं? दुर्ग के बानाबरत से। समझ में आ रहा है? एक सिक्का तो किसका मिला है? किसका मिला है भाई? रामगुप्त का। कहां से मिला है? एक तो खुद रामगुप्त का है भाई, एक सिक्का रामगुप्त का है, एक सिक्का किसका है? काचगुप्त का। और स्कंदगुप्त, इसके 7 सिक्के, अच्छा, और ये सिक्के किसके थे? सोने के थे, स्वर्ण के। तो लिख सकते हैं 7 स्वर्ण सिक्के। और रामगुप्त एक सिक्का, किसका सिक्का? एक सोने का सिक्का। और ये जो सभी सिक्के हैं गुरु घासीदास संग्रहालय में रखे हुए हैं। कौन है ये? रामगुप्त है। रामगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा है। समुद्रगुप्त का रामगुप्त का एक सिक्का जो है दुर्ग के बानाबरत से मिला है। कहां से मिला है? दुर्ग के बानाबरत से। इसके अलावा बानाबरत से एक सिक्का काचगुप्त का मिला है। किसका मिला है? काचगुप्त का। और 7 जो सिक्का है किसका मिला है? स्कंदगुप्त का। ये सारे के सारे सिक्के कहां रखे हैं? गुरु घासीदास संग्रहालय में रखे हुए हैं। ये बातें समझ में आ रही है क्या? आ रही है समझ में? तो पहला राजा कौन है? समुद्रगुप्त। दूसरा राजा कौन है? कौन है? रामगुप्त। और तीसरा ये आने वाला है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? क्या? कुमारगुप्त को क्या हो गया? कौन सा सिक्का? उसका भी मिलेगा।
आएगा आएगा उसका भी। चंद्रगुप्त द्वितीय, अब आने वाला है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पहली बात जिसको आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? पुत्री, क्या नाम है? प्रभावती का क्या हुआ है? विवाह। किसके साथ हुआ है? वाकाटक शासक, क्या नाम है? रुद्रसेन के साथ। पहली बात। दूसरी बात, मर गया जब रुद्रसेन तो प्रभावती संभाल रही थी, और प्रभावती के ही दो बेटे थे, दिवाकर और दामोदर, जिसमें से दामोदर सेन क्या बना? राजा बना प्रवरसेन द्वितीय के नाम से। बात समझ आ रहा है? इसका सिक्का मिला है खरसिया से। कहां से मिला है? खरसिया से। खरसिया से सिक्का मिला है। खरसिया से क्या मिला है? सिक्का। कौन सा सिक्का मिला है? एक सिक्का मिला है धनुर्धारी सिक्का। कौन सा सिक्का मिला है भाई? धनुर्धारी सिक्का मिला है खरसिया। और खरसिया कहां है? रायगढ़ है। और ये सिक्का कैसा है? सोने का है। किस टाइप का है? स्वर्ण सिक्का है। इतनी बातों को याद रखेंगे। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो आने वाले हैं आपके पास, कौन आने वाला है? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आएगा? कुमारगुप्त आएगा। कुमारगुप्त आएगा। कुमारगुप्त के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत में तो बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के आरंग से इसका एक सिक्का मिलता है, रत्न जड़ित मयूर सिक्का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रत्न जड़ित मयूर सिक्का इसका मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सिक्के कहां से? आरंग से। कौन सा सिक्का? रत्न जड़ित मयूर सिक्का। रत्न जड़ित मयूर सिक्का इसका मिलेगा। किसका मिलेगा? कुमारगुप्त का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है इसका, ठीक है, इसका रायपुर के पिटाई बल्द ग्राम से, रायपुर के पिटाई बल्द ग्राम से 40 सोने का सिक्का भी मिलेगा, ठीक है। 40 सोने का सिक्का इसका पिटाई बल्द ग्राम के मिलेंगे, ठीक है। चालीस स्वर्ण सिक्के। अच्छा, अगर ये 40 स्वर्ण सिक्कों की बात करें तो ये जो 40 स्वर्ण सिक्के हैं, इनमें और जो 2-3 राजा है उनका भी नाम लिखा हुआ है। जैसे कि एक महेंद्रादित्य, इसी का नाम था। कुमारगुप्त का दूसरा नाम क्या था? महेंद्रादित्य। तो इसमें नामों का उल्लेख, अगर नामों के उल्लेख की बात करें 40 सिक्कों में, तो कुछ में क्या लिखा है? महिंद्रा या फिर महेंद्रादित्य, जबकि कुछ सिक्कों में लिखा है विक्रमादित्य।
मतलब विक्रमादित्य मतलब ये इसके पापा के बारे में लिखा है, तो इसके पापा का सिक्का इसके टाइम पे चलता रहा होगा, तो ये मिला होगा। तो कुछ सिक्कों में इसके पापा का नाम लिखा है, कुछ सिक्के में इसका नाम भी लिखा है। बात समझ में आ रहा है? इसका एक सिक्का मिला है कुलिया से। कहां से मिला है? दुर्ग से। सिक्का मिला है कुलिया दुर्ग से। किसका सिक्का है? कुमारगुप्त का। ठीक है, इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, से प्राप्त सिक्कों में ब्राह्मी लिपि बहुत पढ़ा दिया क्या आज? हाँ, बहुत पढ़ा दिया। टाइम हो गया है क्या? हाँ, कुलिया से प्राप्त सिक्कों में क्या लिखा है? कुलिया से प्राप्त सिक्कों में क्या बता रहा था? कुलिया से प्राप्त सिक्कों में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ठीक है। इतनी बातें किसके बारे में? किसके बारे में? कुमार गुप्त। और एक आखिरी बंदा है, इसका नाम है भानुगुप्त। क्या नाम है इसका? भानुगुप्त। ये खत्म हो जाएगा फिर। भानुगुप्त के टाइम पे 510 में एक एरण अभिलेख लिखा गया, और एरण अभिलेख में अगर आप देखेंगे, इसके बाद आने वाला है शरभराज, शरभपुरी वंश। तो इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है, क्या क्या बात करेगा उसको कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल।